या ट्रुथ सोशल, जो भी वो प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। देखिए वीरू, क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप एक मैवरिक हैं और ऑब्वियसली वो किस तरीके से कब रिएक्ट करेंगे आई थिंक किसी को नहीं पता। लेकिन जो कोलंबिया वाला जो इंसिडेंट हुआ उससे एक चीज़ तो क्लियर है कि वो जो कह रहे हैं वो करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि बस वो जैसे कहते हैं ना गीदड़ भभकी होता है जो, वो नहीं है। और कंपेयर टू फर्स्ट टर्म और इस टर्म में एक फ़र्क है। इस टर्म में आई थिंक वो ऑल आउट जाने का मन बना चुके हैं आई थिंक यूएस इंटरेस्ट को लेकर। अब हो सकता है वो आगे जाके हमारे लिए फ़ायदे की बात रहे, ज़रूरी थोड़ा ना है कि नुकसान ही हो। कुछ ना कुछ नया नॉर्मल वहाँ से भी निकल के आ सकता है। लेकिन अभी तक मार्केट को उसके बारे में कुछ शायद पता नहीं है ज़्यादा, तो इसके लिए थोड़ा मार्केट को टाइम लग रहा है इन चीज़ों में। लेकिन ये देखिए, ये ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना किसी को पता है। मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी यहाँ बैठकर इस सक्षम है कि ये डिसाइड कर सके कि किन गुड्स पर क्या टैरिफ लगेगा, उससे मार्केट कहाँ जाएगा। तो ये एक कंप्लीट अननोन है जो हमने शायद, जैसे मतलब मार्केट हर साइकिल में कुछ ना कुछ नया सिखाता है। अगले 4 साल में हम कुछ ना कुछ नया ही सीखेंगे। लेकिन ये तो है कि एक मार्केट को एक कम्प्लीटली अननोन मिला ज़रूर है इसकी वजह से। और अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो जो पहले होता था ना, एक समय सुबह सुबह उठ के आप देखते हैं कि कहीं कुछ नई ट्वीट तो नहीं आ गई, कहीं कुछ नया ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं आ गया, उस पर क्लियरली आपका फोकस बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी, स्पीच से करीब करीब एक बार आपकी स्क्रीन पे डाउ जोन्स फ्यूचर्स, मैं इसीलिए ये यूएस की और आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप की कोलंबिया का जो एक्शन हुआ टैरिफ का मैं लेके आया, क्योंकि बहुत ही वाइल्ड तरीके से डाउ फ्यूचर्स, आई मीन हमारे पास जो एक मीनिंगफुल पुल बैक की अगर कोई गुंजाइश बन रही थी तो उसको भी बिल्कुल धराशायी कर रहे हैं डाउ फ्यूचर्स के बिहेवियर। नेस्डेक फ्यूचर्स 650 अंक नीचे। मैं कुछ देर में आई थिंक यूएस के नेस्डेक के चार्ट्स देखूंगा, बट अनुज हमने मोर और लेस आईटी के नंबर्स भी देख लिए, बट नंबर्स ठीक ठाक थे। कुछ नंबर्स के साथ इंडिविजुअली इशू था, लेकिन हमने ठीक ठाक तरीके से हैंडल कर लिया। बट क्या हम फाइनली, अब मैं निफ्टी आईटी की प्लेसमेंट देखूं तो निफ्टी आईटी भी अब 100 EMA के नीचे है, और मेरे ख्याल से ये जून के बाद पहली बार हो रहा है अनुज जब इतना डिसाइसिवली नीचे है। तो क्या ये नेस्डेक का प्रेशर हम झेल पाएंगे, और ऐसे में क्या आईटी में भी डैमेज हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है, जो कि अब तक की एक फिर भी सिक्योर स्पेस है? अब तक हमने कंपनीज की कमेंट्री सुनी है, मुझे नहीं लगता कि आपको आईटी में इतना घबराने की ज़रूरत है। और अब तक तो यही होता आया है कि नॉर्मली आईटी में इस तरीके की करेक्शन में बाइंग आती है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, आईटी स्टॉक्स में पिछले साल अच्छी खासी रैली हुई थी, तो हो सकता है इस साल मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के मूड में भी हो। आईटी पर अभी भी हम कम गिरे हैं कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द मार्केट। अगर आप देखें आईटी इंडेक्स पर हम कितना गिरे हैं, मेरे ख्याल से टॉप से 8% के करीब गिरे होंगे, जबकि निफ्टी पर हम टॉप से अब करीब करीब 13%, मिड कैप और स्मॉल कैप में तो उससे भी कई ज़्यादा गिर चुके हैं। तो आई थिंक वीरू, जैसा भी कोफोज के नंबर्स में भी हमने देखा था, सेलेक्टिवली मुझे लग रहा है कि अभी भी निफ्टी आईटी में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और गिरावट में मुझे लग रहा है कि अभी भी एक ऐसी स्पेस होगी जहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। 1-to-1 कोरिलेशन नैस्डैक के साथ मुझे नहीं लगता कि इतना होगा। इसका चार्ट अभी भी रिलेटिवली स्ट्रांग है। कि चलिए यहाँ पे थोड़ा यूएस मार्केट को लेकर और यूएस फ्यूचर्स में जो परेशानी है, दिक्कत है, उसको लेकर थोड़ी सी बातचीत कर ली। लेकिन एक बार लेके आइए निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स। शिल्पा जी, मैं इनफैक्ट पिछले 4-5 दिन से रीड भी कर रहा था। इनफैक्ट आप 5 दिसंबर के ऑनवर्ड्स देखिए, 5 दिसंबर नहीं, जनवरी के ऑनवर्ड्स तमाम एफएमसीजी काउंटर्स लाइक ब्रिटानिया, लाइक डाबर, लाइक मैरिको, लाइक टाटा कंज्यूमर, कोलगेट ने भी एक पॉसिबिलिटी तलाशी थी। यहाँ पुट राइटिंग विजिबल थी, मैं कल इनफैक्ट देख भी रहा था। आप कंफर्टेबली इस बजट में किस एफएमसीजी स्टॉक के साथ जाना चाहेंगे, जहां पे आपको लगता है कि पोजीशनिंग बहुत स्ट्रांग है, रिवॉर्ड अच्छा खुला है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप कोलगेट पे ध्यान दे सकते हैं। कोलगेट रफली 2700 जोन्स पे ही है, और ऑप्शन चेन अगर आप देखेंगे तो 2700 पे एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग भी है। तो अगर ये 2680 2670 तक होल्ड करता है और ये आपका स्टॉप लॉस भी होना चाहिए, तो यहाँ से एक अच्छा खासा पुल बैक टुवर्ड्स 2850 से 2900 आपको बहुत क्विक कोलगेट में मिल सकता है। तो कोलगेट ऑफ कोर्स एफएमसीजी पैकेट में मेरे लिए एक वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है फॉर दिस बजट प्ले। ठीक है, अब एक्सीडेंट ऑफ द डे स्टॉक्स के ऊपर फोकस करते हैं। बाजार के फोकस में है आज सीडीएसएल और लॉरस लैब के शेयर, क्योंकि नतीजों के बाद दोनों में ही देखें आप तो तेज गिरावट देखने को मिल रही है। क्यों दोनों शेयर हुए हैं आज एक्सीडेंट ऑफ द डे, बताने के लिए जुड़ी हुई है मेरे साथ मिताली। बताइए।
पहले अगर मैं CDSL की बात करूं तो यहाँ रेवेन्यू में हमें डी ग्रोथ देखने को मिली है। 359 करोड़ का पिछले क्वार्टर का आंकड़ा था, जो कि अभी घटकर 298 करोड़ पर देखने को मिला। साथ ही प्रॉफिट की अगर बात करें तो वहाँ पे भी 20% की गिरावट देखने को मिली है। 160 करोड़ से आंकड़ा 130 करोड़ पर आ गया है। तो Q3 का जो ये निराशजनक नतीजे रहे, इससे आज स्टॉक में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। ऑपरेटिंग नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो ट्रांजैक्शन चार्जेस से जो इनकम आती है वहाँ पे भी हमें डी ग्रोथ देखने को मिली है। ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है वो 83 करोड़ से घटकर 59 करोड़ पर देखने को मिले हैं। 29% की यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट। साथ ही ऑनलाइन डेटा चार्जेस से जो इनको इनकम आती है वहाँ पे भी हमें 23% की अच्छी खासी डाउनसाइड देखने को मिली और 51 करोड़ पर वो इनकम रिकॉर्डेड देखने को मिली। डीमैट कस्टडी जो है वो 78 लाख करोड़ थी पिछले तिमाही में, जो अभी घटकर 75 लाख करोड़ पर आ गई है। नेट डीमैट अकाउंट्स की बात करूँ तो पिछले तिमाही में इन्होंने 118 लाख के नए डीमैट्स खोले थे, जो कि अभी घटकर सिर्फ 92 लाख ही रह गए। और कंपनी का IT खर्च भी है वो पिछले तिमाही से इस तिमाही में काफ़ी बढ़ गया, 24 करोड़ से 30 करोड़ तक। तो ये सारे जो फैक्टर्स थे, इससे आज इस काउंटर में काफ़ी हमें गिरावट देखने को मिली है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ लॉरस लैब की, तो एक बड़ी खबर का ऐलान यहाँ पे हुआ था। US ने WHO से अलग होने की जो घोषणा करी है, उसके चलते WHO का बजट की अगर मैं बात करूँ तो वो करीबन 5 अरब डॉलर्स का है, जिसमें से $1 अरब तो केवल US से ही आता है। तो US सरकार का जो ग्लोबल फंड है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, और ये जो फंड है पर्टिकुलरली ये HIV, मलेरिया और TB कार्यक्रम में यूज़ आता है। तो US सरकार का ये एंट्री रेट्रोवायरल जो फंडिंग है 75% कंट्रीब्यूट करती है। और लॉरस लैब की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे 40% जो रेवेन्यू है वो इस पर्टिकुलर सेगमेंट से आता है। एबिटा मार्जिन में भी हमें 40% तक 30 से 35% तक यहाँ पे इसका असर देखने को मिलता है। और फंडिंग के बाद जब ये बंद हुई है तो इससे प्राइसिंग में काफ़ी असर देखने को मिल सकता है लॉरस लैब्स में। रिजल्ट्स की अगर बात करें तो रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। रेवेन्यू में हमें 18.4% का इजाफा देखने को मिला है। 1415 करोड़ पर इनका रेवेन्यू बुक हुआ। एबिटा भी 57% से बढ़कर 286 करोड़ पर बुक हुआ है। मुनाफे भी 2.5 गुना बढ़ोतरी। और मार्जिन में भी बात करूँ तो 15.25% से बढ़कर यहाँ 20% का मार्जिन हमें देखने को मिले हैं। सेगमेंटल रेवेन्यू की बात करें तो CDMO में 89% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट्स यहाँ पे देखने को, ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिली। 400 करोड़ का CDMO पर्टिकुलर सेगमेंट से यहाँ पे आता नजर आया है। APIs में भी 7% की ग्रोथ, फॉर्मुलेशन से 19% और बायोटेक में 14% की अच्छी सेगमेंटल ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन सारे फैक्टर्स ध्यान में रखते हुए आज ये दोनों काउंटर्स में हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। दोनों काउंटर्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट। थैंक यू मिताली तमाम जानकारी के लिए। अमित जी, CDSL का चार्ट देखें, आज इसमें हालांकि गिरावट देखने को मिल रही है रिजल्ट के बाद, लेकिन एक महीने का भी चार्ट देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बिकवाली इस पर्टिकुलर काउंटर ने झेली है। 23% से ज़्यादा लुढ़क गया एक महीने में। चार्ट क्या इंडिकेट कर रहे हैं फिलहाल? जी शेयर जी, काफी वीक चार्ट है। स्पेशली आज का जो प्राइस एक्शन देखें, दैट गैप डाउन के साथ जिस हिसाब से स्टॉक पीछे खुला और उसने अपना 200 डेमो और वीकली सपोर्ट जो कि लगभग 1370-75 के आसपास आता था वो भी तोड़ दिया है। फ्रेश शॉर्टिंग की सलाह नहीं है क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक 10% डाउन है, लेकिन इट्स अ वीक स्टॉक। मे बी इट्स हेडेड फॉर 1300-1275। किसी की अगर शॉर्ट पोजीशन है तो 1380 के स्टॉक लॉस के साथ उसे मेंटेन करें। बिल्कुल। CDSL यहाँ पर बड़ी गिरावट, एक महीने में करीब 24% की गिरावट। लॉरस लैब्स, सनी आपका कोई व्यू है क्या स्टॉक पर आज जिस तरीके से गिरा है? आई थिंक अनुज जी, आई थिंक कहीं ना कहीं कंपनी रिपेयर मोड में थी, और मुझे लगता है कि जिस तरह से ये क्वार्टर के नतीजे आए, मुझे लगता है कि आगे आने वाले जो कुछ क्वार्टर है डेफिनेटली बेहतर नतीजे कंपनी देगी। बट जो रिसेंटली जो US की जो डेवलपमेंट हुई है उसके ऊपर मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनना होगा कि कितना इम्पैक्ट इनके बिजनेस पर आ सकता है बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन स्टांस इन US और ओवर WHO। तो ये कमेंट्री सुनने के बाद अदरवाइज मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए काफी वेल प्लेस है। इट्स अ गुड टाइम टू एक्यूमुलेट द कंपनी। आई थिंक इसमें जो पेन पॉइंट है वो कहीं ना कहीं अब रिजॉल्व होते नजर आ रहे हैं। आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव रहूंगा मैं लॉरस लैब को लेकर। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली पॉजिटिव रहेंगे लॉरस लैब्स में, लेकिन स्टॉक्स की हालत ख़राब हो रही है एक एक करके। एक बार आप लेकर आइए ज़रा वोडाफोन आइडिया का स्टॉक वापस। है क्या वोडाफोन आइडिया का स्टॉक? दिखाइए ज़रा एक बार। ये देखिए 899। अब क्यों मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ इसको, क्योंकि आज इसने 9 को वापस तोड़ दिया। फिर उस दिन रैली जो हुई थी वो मेरे ख्याल से यहीं से हुई थी शुरू, मतलब उस दिन
उस दिन 9 का ही प्राइस था और 9 से हाँ 10:54। और वो भी उसमें भी 9 में तो ऑब्वियसली किसी को मिला नहीं होगा, वो पहला सर्किट लगा, उसके बाद दूसरा सर्किट लगा, 10:30 तक का हाई था और अब देख लीजिए आप 10:30 से क्या हालत हो गई, ₹1.5 चला गया और ₹1.5 इसके लिए ऑलमोस्ट 12, 13, 14% के करीब हो जाता है। तो दिक्कत तो है यहाँ पर। खैर ये इकलौता नहीं है, दिक्कत सारी मार्केट में है, इसी को अकेले क्यों पॉइंट आउट किया जाए, लेकिन इसको इसलिए पॉइंट आउट किया क्योंकि इसने एटलीस्ट इसने मौका तो दिया था कम से कम लॉसेस बुक करने का या फिर थोड़ा सा कट करने का, बाकियों ने तो खैर कईयों ने मौके भी नहीं दिए। मीनवाइल एक CDSL अब 10% नीचे, लॉरस लैब्स 11% नीचे है और उसके अलावा एक और स्टॉक लेकर आइए इंट्राडे में, ग्रैन्यूल्स इंडिया। ग्रैन्यूल्स का चार्ट देखते हैं एक बार जरा, स्क्रीन पर आएगा ग्रैन्यूल्स। ये देखिए एकदम से स्लाइड आई इसमें। अब तक एक स्टॉक जो बचा हुआ था इस पूरी मार्च से वो था BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर, और अब BSE में भी एक अच्छी खासी आपको गिरावट दिखाई देगी। ये आएगा BSE का चार्ट है आपकी स्क्रीन पर। शिल्पा जी क्या अब इन स्टॉक्स की पिटाई होगी जो बचे हुए थे अब तक, जैसे BSE? जी बिल्कुल BSE, लेकिन BSE अगर आप देखेंगे तो मंथली में भी बहुत हाईएस्ट साइड में इसका RSI कंटिन्यूस बेसिस में मेंटेन था, तो ऑफ कोर्स इसमें अभी फॉल आएगा तो थोड़ा अग्रेसिव ही आएगा। ये एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा इसमें आपको बहुत ही स्विफ्ट डाउनसाइड मिलने वाला है, तो अभी के लिए यहाँ पे 5200 के भी लेवल्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं किसी को फ्रेश सेल या फ्रेश बाय के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। 5200 जोन्स पे एक बार इसको वापस हम लोग रीवैल्यूएट कर सकते हैं। BSE आपकी स्क्रीन पे और बहुत सारी पॉकेट्स हैं जिनमें फ्रेश वीकनेस आ रही है। जरा एक बार स्क्रीन पे दिखाइए जुबिलेंट फूड वर्क्स, ये भी अपने आप को डाउनसाइड के लिए प्रिपेयर करता हुआ। राजेश जी, जुबिलेंट फूड्स पे आपका टेक एक तरफा फॉल है, आई मीन 6 जनवरी से यहाँ पर, एंड स्पेशली ये सलाह था, ये थोड़ा शार्प हो गया 13th के बाद। अब यहाँ पे आपको कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी ट्रेडर्स के लिए या फिर कोई लॉन्ग पुट ऑप्शन का विकल्प, क्योंकि मेरे ख्याल से नेक्स्ट वैलिड सपोर्ट आता है 620 में, तो क्या ये वहाँ तक रिट्रेस होगा जहाँ पे इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अलाइंड है? बिल्कुल बिल्कुल वीरेंद्र जी, मैं वही पुट लगा के देख रहा था कहाँ तक मिलेगा। 620 का अगर पुट ऑप्शन की बात करें, वो भी जैन नहीं है, ओपन नहीं है वीरेंद्र जी, अभी तक वहाँ पे एक्टिविटी कम है, लेकिन चार्ट तो डेफिनेटली वीक है। देखिए ये यहाँ पे कंटिन्यूअस लॉन्ग लिक्विडेशन है, लेवल टू लेवल वीकनेस है, हर लेवल को तोड़ रहा है। फिलहाल जो लेवल चैलेंज हो रहा है वो है इसका करीबन 100 DMA, जो करीबन 638 के आसपास आता है। लेकिन चार्ट देख के लगता है कि इवेंचुअली ये भी टूटेगा, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट सपोर्ट बनता है वो सीधा बनता है 618, जो इसका 200 DMA है, और पूरे पूरे चांस है कि ये 618 तक टूटे। तो यहाँ पे लिक्विडेशन है, तो आपको भी सेल करना है, तो स्टॉप लॉस होगा आपका 655 का, और ट्रेड को आप ले सकते हो फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 620 और 618। ये दो थोड़ा सा रेंज रहेगा, थोड़ा सा ट्विक हो सकता है, लेकिन ये वीकनेस तो है, डेफिनेटली है। वीकनेस तो है। और जुबिलेंट फूड 6.5-4% की गिरावट के साथ अभी कारोबार करता हुआ, देखिए अब